चलिए आज प्रोनाउन के सेकेंड क्लास में आप सभी का है स्वागत है। ठीक है ना। ढेर महाभारत देखे अंदरमा से उन्ना मच रहा है। चलिए प्रोनाउन का आज कौन सा क्लास है? सेकेंड क्लास है, ठीक है ना। और इसके पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, उसके डिफिनीशन हमने पढ़ लिया था और उसके टाइप्स पढ़ लिया था। और टाइप्स में आज पहला टाइप्स हमारा क्या था? पर्सनल प्रोनाउन था। क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। अब ये हम तो जानते हैं कि सारे प्रोनाउन से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। और कल हमने आपको होमवर्क भी दिया था ना, वो सारे क्वेश्चन जो थे ना, वो सब किसके थे? पर्सनल प्रोनाउन के ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के ही थे, ठीक है ना। इसको बड़े ध्यान से एकदम अच्छे से इसको समझिएगा। ये समझ लेंगे तो इससे क्या होता है कि आधी इंग्लिश ग्रामर जो है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन से बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। तो इसको बहुत ध्यान से सोच समझ के, नहीं आएगा तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना। कहा है कि जब एग्जाम में एरर जब आएगा, एग्जाम में जो एरर आएगा ना, क्वेश्चन एरर छांटने के लिए, वो इससे कन्फर्म 100% पूरा छांट के क्वेश्चन लाए जो जो पिछले साल पूछा हुआ है। तो वो क्वेश्चन पूछता है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। नाम से ही पता चला है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है मतलब किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हो वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए रहा। डिफिनीशन एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। हम वो बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है हमेशा किसी व्यक्ति के तरफ, मतलब वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होते हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटने का काम किया जाता है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। और एक क्या होता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन। और एक क्या होता है? थर्ड पर्सन। सॉरी, थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, ठीक है ना। 3 कैटेगरी बनाई गई है पर्सनल प्रोनाउन की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। इस बात को एकदम दिमाग में घुसा, यहीं से सुनिए, यहीं से बातों को एकदम दिमाग में बैठाते जाइएगा, ठीक है ना। पर्सन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन क्या होता है तो याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर होता है, मतलब बात को कहने वाला। बात को कहने वाला, बात को कहने वाला जो होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। एग्जाम्पल समझाएंगे अभी। सेकेंड पर्सन होता है स्पोकन टू। स्पोकन टू मतलब जिसके बारे में, मतलब जिससे बात हो रही है, बात हो रही है, ऐसे मान लीजिए। और थर्ड पर्सन होता है स्पोकन ऑफ। स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। जिसको जहां तक समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा ईमानदारी से। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं वो कितने होते हैं भैया? 3। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है हमेशा बात को कहने वाला। सेकेंड पर्सन होता है जिससे बात हो रही है या सुनने वाला, ऐसे कह सकते हैं। लिख लीजिएगा, सुनने वाला मतलब कि जो सुन रहा है सामने, वो सेकेंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में क्या हो रही है? बात हो रही है, ठीक है ना। जिसको हिंदी, फर्स्ट पर्सन को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष संदीप इसकी हिंदी भी जानते रहिएगा, कभी कभी हिंदी बड़ा उपयोगी हो जाता है, मातृभाषा है। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है तृतीय के उत्तम पुरुष, जो भी होता है,
ये होता है तृतीय मध्यम पुरुष होता है ना, हाँ, मध्यम पुरुष। और ये होता है तृतीय या उत्तम पुरुष, यही होता है शुभम ना, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है ना। तीन पुरुष होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अच्छा, स्पीकर का मतलब समझे, वक्ता, जो बात को कहने वाला होता है। जैसे एक व्यक्ति ये हुआ, मतलब कोई व्यक्ति है ए नाम का, कोई व्यक्ति है बी नाम का। तो जब ए कोई किसी बात को बोला, मान लीजिए ए ने बता रहा है बी से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, कि ए ने बी से बताया, तो ए बताने वाला है, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, स्पीकर कहलाया जाएगा। काहे कि ये बोल रहा है, बतिया ना, तो जे बात के बोलेगा वो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, कहने वाला होता है। आज जैसे बोलेगा वो हमेशा सामने होगा, कन्फर्म है, बिना सामने के कोनो बात बोले नहीं सकते, वो कन्फर्म है कि सामने होगा, ठीक है ना। तो जो सामने होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो होता है हमेशा सुनने वाला। एक बोलते हैं कॉमन, सेकेंड पर्सन होता है, ये हमेशा स्पोकन टू, मतलब जिससे बात हो रही है। और ये हो गया दूगो, और जिसके बारे में बात हो रही है, के बारे में, माननीय मोदी जी के बारे में बात हो रही है, तो माननीय मोदी जी हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे स्पोकन ऑफ, क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो हमारे कौन पर्सन हो जाएंगे, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। कोई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तीन पुरुष याद रखिएगा, इतनी बात सुन भाई। चलिए अब बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन। सर एक बात तो इतना आपने बताया, बहुत अच्छा, ये बता दीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन होते कितने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन के नंबर जो होते हैं, नोट में नंबर जो होते हैं, पहला होता है आई ले लेंगे, दूसरा हमारा कौन होता है वी, तीसरा कौन होता है यू, चौथा कौन होता है ही, पांचवा कौन होता है सी, छठा कौन होता है ईट, और सातवां कौन होता है दे। यही होते हैं ना, आई बात सुन में, ये 7 होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब बात सुनेंगे, आई जो होता है, आई और वी, आई और यू ये कह लीजिए, और ही और सी और इट। सुनिए ध्यान से, आई यू पे गोला बना है, यू पे, ही पे, सी पे, इट पे, ये पांचों, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर के तरह होते हैं। किसके तरह होते हैं, सिंगुलर, समझिएगा पहले, उसको एग्जांपल से करके समझाएंगे। आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट, ये जितने भी पर्सनल जिन पे मैंने सर्किल किया है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इससे क्वेश्चन बनेगा 100% है। एरर में क्वेश्चन 100% पहले टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से ही पूछ देगा, इनसे एरर में क्वेश्चन बना देगा, ठीक है ना, इनसे बना देगा, ठीक है ना। अब सर एक बात समझ में आई, पर इतना समझ लीजिए, आई यू ही सी इट जिसपे मैंने सर्किल किया है सर जी, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सर जी ये एक वचन होते हैं। कैसे होते हैं, एक वचन। जब ये एक वचन होते हैं तो हमेशा इनके साथ में वर्ब कैसी प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रयोग करेंगे। कैसी वर्ब करेंगे, सिंगुलर। एक ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, कहने का मतलब कि जैसे हम होंगे दोस्त ना, वैसे ही अपना हम पार्टनर खोजेंगे नहीं खोजेंगे। जैसे हम हैं तो हम चाहेंगे कि अगर हमारा विवाह हो तो हम, हमारी उम्मीद होगी, हमारी इच्छा होगी कि हमारा जैसा विवाह हो तो हमारे जैसे ही लड़की हो, मतलब हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की, हमारे इस तरह की मिले। आप दोस्ती करेंगे तो उसी से दोस्ती कर सकते हैं जो आपके व्यवहार जैसा होगा, और आपसे थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो आपसे दोस्ती करवे नहीं करेगा 100%। जैसे आप अच्छे हैं तो आप कैसे दोस्त खोजेंगे, जो अच्छा होगा, ठीक है ना। आपका कभी भी स्थिति खराब हो जाएगा, आप एकदम, आपका स्थिति खराब है तब भी आपके साथ कौन गड़बड़ दोस्त मिल सकता है, मगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ में हमेशा अच्छे दोस्त मिलेंगे। आप बुरे हैं तो आप बुरे के साथ ही रहेंगे। उसी प्रकार जब आई यू ही सी और इट, ये जितने भी हमने सर्किल किया है, ये पर्सनल प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब ये एक वचन होते हैं तो इनके साथ में हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे, एक वचन लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा, ठीक है ना। इसको लगा के हम समझाएंगे। अभी बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि जिन पे सर जी ने सर्किल बनाया है ये हमेशा सिंगुलर हो गए, और इनके साथ में वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। बस इतनी बात याद रखिएगा। देन जिन पे मैंने क्या बना, स्क्वायर बना रहा हूं, वी और दे, जिन पे मैं स्क्वायर बना रहा हूं,
ठीक है ना, वर्ग जिन पे बनाया हूं, ये हमेशा कैसी होती है, ये हमेशा प्लूरल होती है। कैसी होती है, प्लूरल होती है। प्लूरल यानी क्या होता है, बहुवचन होता है। जब ये बहुवचन होंगी तो इनके साथ में वर्ब भी कैसे लगाएंगे, बहुवचन, हाँ प्लूरल लगाएंगे। शुभम समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब कि अगर पर्सनल प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हुआ तो अपने साथ में वर्ब सिंगुलर लेगी, अगर पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल हुआ तो अपने साथ में वर्ब कैसी लेगी, प्लूरल लेगी। इतनी बात अपने दिमाग में स्थिरता से बैठा लीजिए, पहले इतनी बात बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। नोट में इसको कॉपी पे अच्छे से नोट करते जाइएगा, एक एक बिंदु, चूंकि एकदम शुरू से है। तो जब ये सिंगुलर होगी तो सिंगुलर वर्ब लेंगी और प्लूरल होगी तो प्लूरल वर्ब लेंगी, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, कई लड़के इससे क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं। कैसे, कहीं कहीं देखेंगे कि आई के साथ है भी लगता है, कहीं कहीं आई के साथ वाज भी लगता है कि ना लगता है। एक बात हमेशा आई के विषय में याद रखिएगा, एरर आई से पूछेगा 100%। क्या आई जो होता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो सिर्फ प्रेजेंट में, किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, याद रखिएगा हमेशा। आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना, हमेशा प्रेजेंट टेंस में ये प्लूरल की तरफ प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है, प्लूरल की तरफ बहुवचन के साथ। कहने का मतलब कि जो आई है हमेशा प्रेजेंट टेंस जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, अगर आप पढ़े होंगे या कहीं देखिएगा, आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में कैसा काम करेगा, प्लूरल काम करता है। और इसके साथ में वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। और आई जो है ये हमेशा पास्ट टेंस में, किस टेंस में, पास्ट टेंस में, ये हमेशा कैसा काम करता है, सिंगुलर की तरह काम करता है। और ये अपने साथ में वर्ब भी कैसी लेती है, सिंगुलर लेती है। इतनी बात आई के विषय में याद रखिएगा। 95 नहीं 90% हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं, पता नहीं होता है कि आई एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। आई के साथ में कब वाज भी आपने देखा होगा, आई के साथ में वाज भी आता है, आई के साथ में है भी आता है, तो यही एक्सेप्शन होता है। याद रखिएगा कि आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरफ प्रयोग होगा, उसके साथ में वर्ब प्लूरल लगेगी। और आई पास्ट टेंस में हमेशा सिंगुलर की तरफ प्रयोग होता है और उसके साथ में वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। ये बात हमेशा याद रखोगे, ठीक है। और बाकी तो वही सेम केस चलेगा, ठीक है ना, प्लूरल वाला सिंगुलर वाला। इसी में कुछ बताना नहीं हो तो एक वचन है ये, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए मिटा दें। अरे नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, वीडियो घर पे जाना उसको रोक के एक बार नोट कर लेना, ठीक है ना। अब ऐसे समय बर्बाद होगा हमारा ही, ठीक है ना, ठीक है ना। आप घर पे नोट करके वीडियो से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम बगल हट जा रहे हैं, ठीक है, अब हट गए तो इतना में नोट करके लिख लीजिएगा, मिटा दे। अच्छा यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो खड़ा होकर पूछ लेना, ठीक है ना। अब ये ना सोचना कि कैमरा है तो कैसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं क्योंकि पढ़ना आपको भी है, ठीक। चलिए अब लिखेंगे, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। एक पढ़ना है रूल और एक पढ़ना है क्या, केस, ठीक है ना। दो चीज पढ़ना है, रूल और केस, ठीक है ना। तो रूल वाली चीज हम पढ़ेंगे लास्ट में, पहले हम पढ़ेंगे कौन चीज, केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन में केस होता है, आई बात समझ में। तो पर्सनल प्रोनाउन में दो चीजें पढ़नी होती है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक रूल से पूछता है और एक पूछता है केस से, और बड़े ही आसान तरीका से पूछेगा, ठीक है ना। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में तीन केस हमेशा याद रखिएगा। एक होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है, हम केस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तीन चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, तीन चीज याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, तीन चीज हमेशा याद रखिएगा। सब्जेक्टिव केस, कभी कभी इसे नॉमिनेटिव केस भी लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। या नॉमिनेटिव केस देखिएगा तब वो है बतिया, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बात है कही है, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम किस चीज को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, केस को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी पूछेगा प्रोनाउन में कितने केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, तीन। सब्जेक्टिव केस याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस याद रखेंगे, और एक क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। तीन चीज होता है, ठीक है। एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, बट उसका रोल यहाँ पे नहीं है, उसका रोल एडजेक्टिव में पढ़ेंगे ना, इसीलिए मैं इसको काट दिया। अब कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, सात, आई, वी,
यू, ही, सी, इट, दे। इन्हीं से बस खेलना है हमको, बस इन्हीं से खेलना है, ठीक है ना। देखिए अब हमारी बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमने जितने भी प्रोनाउन सातों लिखा है, ये किस केस में लिखे हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जब भी रहेंगे ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं का क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसे बना दे रहे हैं, यू ऐसे बना दे रहे हैं, चूंकि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, ठीक है ना। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम। ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी। आई बात समझ में ना। अब कैसे होता है सारी चीज सीखेंगे, अभी बस इतना याद रखिएगा। आई का ऑब्जेक्टिव मी याद रखना है, वी का ऑब्जेक्टिव अस याद रखना है, यू का ऑब्जेक्टिव यू बराबर होता है, याद रखिएगा। यू का सब्जेक्ट और यू का ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, दोनों बराबर होते हैं। और इसका क्वेश्चन कराएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा, ये हमेशा लिख लेना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ही हमेशा सब्जेक्ट में ही रहता है, मगर इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी होता है लड़की के लिए, ही मतलब विवाह होता है और सी मतलब विवाह होता है। अंतर बस इतना होता है, ही लड़कों के लिए लगाते हैं और ही सी लड़की के लिए लगाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। इट का ईटे होता है और दे का क्या होता है, देम होता है। आई बात समझ में। आगे अब तो सर जी सब्जेक्टिव भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, अब किसका बात करेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन का। मी का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, अस का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, ठीक है ना। हिम का होता है हिमे होता है, हिम का हिज होता है कि हिम होता है, हिज होता है ना, हिम नहीं है, नहीं रुक जाओ थोड़ा सा। हिम हिज माइन आवर्स यू, अच्छा इसका हर का भी रुको, इसको हर का लिखो, हर्ष होता है, ठीक है ना, हर का हर्ष होता है, ठीक है ना। ईट का ईट्स होता है, और सॉरी ईट का ईट्स होता है, ठीक है ना। और देम का क्या होता है, दियर होता है, THEIR यस, दियस होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे हमेशा। इसमें तो लिखे नहीं है, क्या होता है देख लेना तनी यार, इसको कंफ्यूज हो गया ना। ही हिम हिज होता है का, हिजे होता है, कहा कि हिम ऑब्जेक्टिव में हिम रहता है, पोसेसिव में हिम नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ हिजे होता है, देख लेना एक बार, हिजे होता है। उम्मीद हमें कहें कि टकरा नहीं सकता है ना, एक बार क्लियर कर लीजिएगा भाई, मस्तिष्क के दिमाग है, कभी कभी नहीं चढ़ता है। हिज होगा ना, हिज होगा, ठीक है ना, सही है, हिज होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, सबने नोट कर लिया, चलो बस यहीं तक खेल खत्म, ठीक है ना केस का। अब पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन, रूल, इस केस का रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। डस्टर कहाँ गए, मिटा देना, चलो नोट कर लेना यहाँ से। चलिए अब लिखिए, पहला केस पढ़ेंगे हम लोग आज बस खत्म करेंगे सब्जेक्टिव केस, काहे कि पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है ना, रूल बहुत ज्यादा है इसमें। सब्जेक्टिव केस बहुत काट छाट के ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस जो हमने आई ही सीट पढ़ा है ना, सब्जेक्टिव केस, उसका रूल कैसे प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछता है उसको देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे इफ टू आर more pronoun, if two are more pronoun joints by and are and और फिर उसके बाद are they should be in the form of
इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इसकी हिंदी बताएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सर इंग्लिश बता रहे हैं हिंदी नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, इसका हिंदी बताएंगे। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करिएगा क्योंकि ऑनलाइन है, तो हम आप बाद में नोट करिएगा, समझने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्टिव केस जो पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट कहता है सब्जेक्टिव केस का कि यदि, इफ मतलब होता है यदि, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन, कभी भी याद रखिएगा, दो गो प्रोनाउन या दो से अधिक प्रोनाउन अगर कभी भी या वो एंड से जुड़े हों या तो आर से जुड़े हो, ध्यान सुनिएगा, कभी भी दो गो प्रोनाउन, कोई भी दो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन याद रख, पर्सनल प्रोनाउन, कभी भी दो पर्सनल प्रोनाउन एंड से या आर से जुड़े हो, मतलब कभी बीच में एंड आया होगा या आर आया होगा, अभी करके दिखाएंगे, तो याद रखिएगा दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव केस। वो हमेशा किस केस में होते हैं? वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होते हैं। मतलब मी नहीं होगा, अस नहीं होगा, हिम नहीं होगा, ठीक है ना, देम नहीं होगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस बना रहेगा, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, कभी भी आपको दो प्रोनाउन दे दे या दो से अधिक प्रोनाउन दे दे और उनके बीच में एंड या आर जैसे शब्द लगे हैं, ठीक है ना, एंड लिखा होगा या आर लिखा होगा, तो याद रखिएगा वो हमेशा कौन केस में होते हैं? सब्जेक्टिव केस में होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। कल क्वेश्चन दिए थे ना, देखो माई सेल्फ वाला बोलो एग्जाम्पल, इसीलिए तो कल दिए थे एग्जाम्पल, राम एंड माई सेल्फ विल, सॉरी, विल डू दिस वर्क, ये था ना। एक और बोले थे का ऐसा ही सेम, एक और सेम बोले होंगे, है एक और लिखिए, हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल हम लाए हैं। हाँ लिखिए, दीज बुक्स आर, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, हाँ यू एंड आई है, यू एंड आई है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इफ टू आर मोर प्रोनाउन जॉइंट बाय एंड आर दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव, अरे सॉरी एक मिनट, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव केस ना दो, सॉरी, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया, सेम केस होगा, ये गड़बड़ हो गया, देखिए हम, आई एम रियली सॉरी, सेम केस होगा, देखिए दिमाग में जल्दी जल्दी सब्जेक्टिव केस लिखा गया, गड़बड़ हो गया, वहां सब्जेक्टिव केस मत लिखिएगा, वहां सेम केस लिखिएगा, अब उसका मतलब समझाते हैं, गड़बड़ हो गया ना, ध्यान नहीं दिए। चला देखो ध्यान से सुन लो एक बात, कर आई यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन कभी भी एंड और आर से जुड़े हो तो वो हमेशा न तो सब्जेक्टिव में रहेंगे ना तो वो हमेशा किस में रहेंगे? सेम केस में। सेम केस का मतलब है अगर वो सब्जेक्ट की जगह लिखे हैं तो हमेशा किस में रहेंगे? सब्जेक्टिव केस में रहेंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो हमेशा दोनों कौन सी में रहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। अगर पोसेसिव प्रोनाउन में है तो हमेशा किस में रहेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन। ये मतलब है इसका, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर कभी भी एंड और से जुड़े हुए कोई भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन मिले तो हमेशा सेम केस में रहते हैं। सेम केस का मतलब अगर सब्जेक्ट है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन है तो हमेशा पोसेसिव प्रोनाउन में रहेंगे। ये नहीं है कि एगो सब्जेक्ट लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, एगो ऑब्जेक्ट तो ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में एक लिखा है राम एंड लिखा है माई सेल्फ, ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये बताइए कि राम यहाँ किस केस में है? सब्जेक्ट है कि नहीं है? और यहाँ माई सेल्फ किस केस में है? ऑब्जेक्ट में कैसे होगा? ये भी सब्जेक्टिव में ना, कहा कि विल भी है ना, तो विल एक हेल्पिंग और डू मेन वर्ब होगा। एक पहले ही सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। सर सब्जेक्टिव में हम देख रहे हैं कि करीब बीच में कौन सी आया है? सर आपने बताया था कि कभी भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन, कभी या दो से अधिक प्रोनाउन, अगर मान लो यार राम को हटा दो या मैं ही मान लू, राम को भूल जाओ, ही मान लो, क्योंकि समझने में आसानी होगा। अगर सर आपने बताया कि दो या दो से अधिक प्रोनाउन जब एंड या आर से जुड़े हों तो हमेशा सेम केस में होते हैं, ठीक है ना। तो सर यहाँ देख रहे हैं यहाँ ही और माई सेल्फ लिखा है और ये सब्जेक्ट में लिखे हैं, यानी सब्जेक्टिव केस है, और इनके बीच में एंड आया है। ये तो सर जी सब्जेक्टिव केस में लिखा है ना, ये तो सब्जेक्टिव केस में।
क्या माई सब्जेक्टिव केस में है माई सेल्फ? नहीं है ना। एक मतलब यहाँ कौन सी है? ये गलत है। एक जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? तो अगर यहाँ पे माई सेल्फ मिटा देता, क्या देता? माइन दे देता। तो बताइए, अगर परीक्षा में दे दे, एग्जाम में क्वेश्चन बन देगा, इसे पूछ देगा कि बताइए कि सेंटेंस में गलती कहाँ है, और बोलेगा कि सेंटेंस में गलती पहचानी है, और इसे हिस्सा बना देगा। ये बोल देगा ए पार्ट। तो आपने देखा कि ए पार्ट में सर जी ये सब्जेक्ट में है और इसके बीच में एंड आया है, तो आपने बताया था कि कभी भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन, अगर उनके बीच में एंड और आर आता है तो हमेशा किस केस में होते हैं? सब्जेक्ट। कहा सब्जेक्टिव केस में होगा, कहा कि सब्जेक्ट की जगह लिखे ना, तो सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर ई ही है तो यहाँ माइन का क्या हो जाएगा? माइन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। आई मी माइन, आई होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे बना लेंगे। आई बात में गलती ऐसे छाटेंगे। दूसरा देखिए, करा दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। अब ये बताइए कि यहाँ प्रोनाउन कौन आया है? यू एंड आई। पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है? ये बताइए कि यहाँ जब यहाँ देखिए ई सब्जेक्ट हो गया, और सॉरी यहाँ से यहाँ तक कौन सी है? सब्जेक्ट है। आर हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। एक बाद कौन सी आया है? ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? अब बताइए कि यू हम बोले थे, यू हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में भी बराबर आता है और सब्जेक्टिव केस में बराबर आता है। तो हमारा यू ऑब्जेक्ट में आता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये शुरू में आता केकर काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। मगर यहाँ ऑब्जेक्ट में आया तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब ई ऑब्जेक्ट है, एक बीच में एंड आया है, तो क्या इस सब्जेक्ट में होगा? नहीं ना होगा। काहे कि यो ऑब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट जगह लिखा, ऑब्जेक्ट जगह लिखा है ना, लिखा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट में है और बीच में एंड आया है, तो आई हमारा सब्जेक्ट में नहीं होगा, किसमें होगा? ऑब्जेक्ट में। हम बोले कि ऐसा केस जब एंड और आर से जुड़ा हो तब वो हमेशा सेम केस होता है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे रही है तो दोनों सब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे रही है तो दोनों क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझे? कोई दिक्कत? संदीप सही है ना? चलो इसको हाँ? हाँ? अरे भैया आर वर्ब है, क्रिया है यहाँ पे। इज एम आर अभी कुछ पूछेगा, बेसिक क्लास ध्यान दा, ठीक है ना? आर का वर्ब में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? वो एक मान ला की क्रिया है, ठीक है ना? अरे यहाँ मिटा दे, ठीक है? चलो रूल नंबर दूसरा लिखिए, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड लिखेंगे आफ्टर द फ्रेज, आफ्टर द फ्रेज इट वाज, इट वाज, फिर इट इज, इट इज, एंड, एंड इट विल, इट विल, इट विल, ठीक है ना? इन द सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस, ये हमेशा किस केस में रहते हैं? ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहते हैं, ठीक है ना? किस में होते हैं? सब्जेक्टिव केस में, ठीक है? हो गया? अब सुनिए इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि हिंदी सुन लीजिए, कह रहा है कि कभी भी इट वाज, ये एगो फ्रेज है, इट वाज, इट इज या इट विल कभी भी सेंटेंस में आएंगे तो एक करीब बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये करीब अच्छा सॉरी सॉरी इट विल है, जब भी ये करीब बाद रखिएगा वो हमेशा कॉमन केस में होगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल में दो चीज समझिएगा बड़े आराम से इसको, इट इज मी और एक होता है, दिए थे क्वेश्चन ना, इट वाज आई। अब इसको थोड़ा सा ज्ञान समझेंगे ध्यान से, काहे कि ये सिर्फ इस टॉपिक में आप थोड़ा सा अधिक नॉलेज सीखेंगे, बाकी लड़कों की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर तक सीखेंगे। का देखिए कई लोग, देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है ना, देखिए इट इज आया इसमें और इसमें भी क्या है? इट वाज आया, और हम बोले हैं कि इनके बाद हमेशा क्या रखना है? सब्जेक्टिव केस रखना है, ठीक है ना? जब इसके बाद सब्जेक्टिव केस रखना है तो इस सर जी बताइए कि हमारा इहो सही है, अभी हमारा देखिए इहो सही है और इहो सही है, का है
कि कई कई लोग इट इज मी भी बोलते हैं और कई लोग इट वाज आई भी बोलते हैं। ठीक है दोनों सही। अब हम कैसे पता करेंगे सर, परीक्षा में आएगा तो कैसे हम पता करेंगे कि हाई सही है कि हाई सही, कौन हम लगाएंगे? देखिए ये जवन इट इज मी जो लिखा है ये हमेशा होता है इनफॉर्मल। क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, मतलब कि हम हाँ अनौपचारिक होता है। ये हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, मतलब बोले खातिर। एक ग्रामर से कोनो संबंध नहीं है, याद रखिएगा। ये हमन का क्वेश्चन गलत करा देगा, ठीक है ना? ये हमन क्वेश्चन क्या करा देगा? गलत करा देगा। आई बात समझ में? बस में आ रही ना? इट इज मी ये बस बोलने के लिए सही है, ये हम स्पीकिंग के लिए प्रयोग करेंगे। ये इनफॉर्मल होता है। और ये याद रखिए, ये अधिकतर लोग कहाँ के बोलते हैं? ये हमेशा बोलते हैं यूएस के लोग बोलते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट के लोग होते हैं ना, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ की अंग्रेजी है। मगर इट वाज आई ये हमारा एकदम फॉर्मल इंग्लिश है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक अंग्रेजी है, ठीक है ना? ये परीक्षा में हाई वाला सही माना जाएगा, हाई वाला गलत माना जाएगा, हाई वाला सही माना जाएगा। मगर बोलचाल की भाषा में हाई उचित माना जाता है। जैसे शाहरुख खान होते हैं ना, सलमान खान देखेंगे, वो इट वाज आई नहीं बोलेंगे, काहे कि बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। वो इट वाज मी बोलेंगे, काहे कि बोलने में थोड़ा सा उपयुक्त लग रहा है, अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो बोलने में इट इज मी सही है, मगर लिखने में, एग्जाम में, परीक्षा में इट इज आई करना, इट वाज आई करना, चाहे इट विल बी आई करना, कुछ भी करिएगा, मतलब हमेशा कौन सा फॉलो करना है? हमेशा सब्जेक्टिव केस फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, ठीक है ना? और ये जो है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ये हमारे यूके ग्रामर की, यूके का मतलब ब्रिटिश अंग्रेज। और हम जो आजकल अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, अमेरिका का अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, ये ब्रिटिश सरकार की देन है। जब ब्रिटिश ने हमारे देश पे अपना अधिकार जमाया था, शासन किया था, तो वो जब अंग्रेजी का प्रचार प्रसार, ठीक है ना, हम लोग के देश में, भारत देश में प्रचार प्रसार करके गई, ठीक है, दे के गई, उसी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यूके में हाई सही माना जाता है, मगर अमेरिका में हाई सही माना जाता है, क्योंकि अमेरिका की अपनी भाषा है। अमेरिका का मनुष्य देश से कोनो मतलब नहीं है, वो अपनी अंग्रेजी का प्रयोग करता है। मगर हम लोग की अंग्रेजी का प्रयोग ब्रिटिश शासन जो अंग्रेजी छोड़ के यहाँ गए थे उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सही है। तो ग्रामर परीक्षा में क्वेश्चन ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर भूल से आप मी लगा दिए तो एरर हो जाएगा, 1 नंबर गया। भूल के आप हमेशा क्या लगाइएगा? इट आई लगाइएगा, सब्जेक्टिव केस लगाइएगा, सारे का सब्जेक्टिव केस। चाहे इट इज आई लिखिएगा, इट वाज आई होगा, चाहे इट विल बी आई होगा, कुछ भी आई होगा, चाहे मी, अरे ही हो जाएगा, चाहे सी, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ आ गई ना? चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा रूल, थोड़ा हट जाए, इसका क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन है हमारे पास, चूंकि रूल पढ़ रहे हैं तो समय लगेगा, इसलिए क्वेश्चन कराएं। एक दिन बस क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, सोल्व करवाएंगे, आप ही से सोल्व कराएंगे। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड लिखिएगा, इसको थोड़ा हिंदी में लिखिएगा। अगर एक हम भी लिखना, अरे यार, अगर एक वाक्य में, मतलब इफ सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक वाक्य में एक सब्जेक्ट किसी नहीं, एक सब्जेक्ट उसी वाक्य के कहा कि अंग्रेजिया का ढेर बड़ हो जाता है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो, इसीलिए हिंदी में करते हैं, समझने में आसानी होगा आप लोग को। अगर एक वाक्य में एक सब्जेक्ट उसी वाक्य के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करे तो वहाँ हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? वहाँ हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझना, ठीक है? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, लिखेंगे इफ आई वर, लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेगा इफ आई वर ही या हिम I would help here with money, her with money, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना? चलिए
देखिए यहाँ आई के साथ में कई लोग कहेंगे सर वाज लगाना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस है, मगर ये पास्ट कंटिन्यूअस तो है मगर यहाँ इफ लगाया हुआ है, और इफ हमेशा संभावना व्यक्त करते हैं कि यदि मेरे पास ये होता ना, सही तो नहीं है ना, तो यदि का सेंस हमें बदल देता है इसको। ये चीज आप आगे सीखेंगे, अभी नहीं, इसको सीखेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर किसी भी वाक्य में 2 सेंटेंस आए होंगे, अगर उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आया होगा उसी सेंटेंस के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, तो वहां हमेशा कौन सा केस प्रयोग करना है? सब्जेक्टिव केस प्रयोग करना है। जैसे बोल रहा है इफ आई वर ही या हिम आई वुड हेल्प हर विद मनी, कह रहा है यदि मैं उसके जगह होता, किसके जगह? उसके जगह। जैसे मैं हो गया एक आदमी कोई राम नाम का है, ठीक है ना, तो एक आदमी मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं उसके जगह होता, उसके मतलब कौन आदमी तो होगा ना, तो वो सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? मैं बोलूं कि अगर मैं उसके जगह होता तो मैं उसकी क्या करता? पैसे के साथ में मदद करता। तो इसका मतलब कि यहाँ आई जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है? आई के बारे में ही बात कर रहा है। आई अपने आप के लिए मदद करने के लिए बात कर रहा है, मगर किसको मान रहा है? वो हमेशा सब्जेक्टिव केस को माना है, ही को माना है। जैसे मैं यदि उसके जैसा होता, यदि वह होता, ऐसे मान लो यदि मैं वह होता तो मैं उसकी क्या करता? मदद करता। तो यदि मैं वह होता तो वह कौन आदमी तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस की तरफ दर्शाता है, इसलिए यहाँ हिम नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? ही लगेगा। हमेशा ऐसा केस बनेगा तो आप ही का प्रयोग करिएगा, न कि हिम का प्रयोग करिएगा। मतलब आपको लगेगा कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जवन है, आई सब्जेक्ट जवन है, ठीक है ना, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बतियाएगा। मतलब कि यहाँ मैं जो है ना उसके बारे में बतिया रहा हूँ कि मैं उसके जैसा होता ना तो मैं उसकी मदद करता, या मैं उसके जगह पे होता तो मैं उसकी मदद करता। तो इसका मतलब मैं उसको अपने स्थान पे रख रहा हूँ, वहां पे भी कौन आदमी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट होगा, इसलिए मैं ही रखता हूँ, ठीक है ना, हिम नहीं रखूंगा। आई बात समझ में? तो आप हमेशा ही रखिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए इसको रूल नंबर 4 लिखेंगे। हो गया। रूल नंबर 4 बड़ा आसान है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रूल नंबर 4 लिखवाएंगे नहीं, बस इसे बना दिए हैं। रूल नंबर 4 ऐसे करके एक वर्ड मिलता है आपको दैन, THAN, दैन, ठीक है ना। एक वर्ड मिलता है दैन, THAN। दैन के बाद देखिए, दैन के बाद एक दैन के बाद एक सब्जेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग हो सकता है। दोनों केस का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बताएंगे। तो एग्जाम्पल तो बोले थे ना, बेटर वाला, देन वाला एग्जाम्पल बोले थे, ठीक है ना, उसको बोलना, उसको समझाएंगे यहीं पे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको एक सेंटेंस में देन मिल जाए, क्या मिल जाए? देन, THAN, तो देन के बाद हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। सर हमको ये बताइए कि जौन एकदम सही माना जाए। एग्जाम्पल बोलो बाबू, तो उसको समझा रहे हैं। सी इज बेटर देन मी ना, आई। अच्छा, दूसरा ही इज बेटर देन आई, आई और आई और मी। अब सुनो, अब ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। हमने बोला कि किसी भी सेंटेंस में अगर देन मिल जाए, क्या मिल जाए? देन मिल गया कि नहीं? कन्फर्म मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, 100% है। देन वाला क्वेश्चन ये ऐसा कुल है ना रूल कि जब इन्हीं से क्वेश्चन में आता है, और कौन रूल नया से नहीं बनाया, इन्हीं से हर बार A to Z बस इन्हीं से पूछा है। एकदम प्रैक्टिस वाली चीज रट डालो इसको, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। जब कभी भी आपको सेंटेंस जब देखना परीक्षा में, सेंटेंस में अगर देन आ गया क्वेश्चन में, और देन के बाद कन्फर्म है कौन, या जरूर है कि मी आई होगा, या ही भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, और
अस भी हो सकता, कुछ हो सकता है, प्रोनाउन सातों में से होगा और कोई नहीं होगा, सातों में से होगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी देन के बाद हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव दोनों आ सकते हैं। सर हमें ये बताइए कि जौन एकदम परीक्षा में सही माना जाएगा। तो देखिए जब कभी भी याद रखिएगा देन के बाद हमेशा आता है, देन के बाद हमेशा आता है सब्जेक्टिव केस, मतलब बढ़िया से रूल के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से याद रखिएगा देन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ये बात याद रहेगा। देखिए देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ई जवन होता है जब सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ये होता है फॉर्मल, वो वाला देन, वो वाला इट वाज मी वाला, ठीक है ना, आई वाला। मतलब अगर देन के बाद आप सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कौन सी अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, फॉर्मल इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, वो परीक्षा के लिए सही माना जाएगा। अगर आप देन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, तो परीक्षा के हिसाब से ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मगर बोलचाल की भाषा से ये सही माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े जो नेता क्रिकेटर वगैरह होते हैं ना, वो ये नहीं बोलेंगे सी इज बेटर देन आई, ये नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, सी इज बेटर देन मी बोलेंगे। ये थोड़ा सा बोलने में आसान लगता है, इजी लगता है, अच्छा लगता है। तो ये हो सही है, बोलने में ऑब्जेक्टिव सही है, मगर ग्रामेटिकली हमेशा क्या रखना, सब्जेक्टिव केस याद रखना, ठीक है ना। हमेशा देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है और बोलने में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। सब्जेक्टिव केस वाला फॉर्मल होता है और ऑब्जेक्टिव केस वाला क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस वाला हमेशा कौन अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, यूके इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस मी आएगा ना, वो हमेशा यूएस इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये कुछ विचित्र बातें हैं, इसका हमेशा दिमाग में अपनी अधिक जानकारी के लिए अपने दिमाग में इसको रखे रहिएगा। ये आपको बाकी बच्चों से क्या बनाएगी, बेहतर बनाएगी, यही बात है, ठीक है ना। तो ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा, देन के बाद हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, आई, और यहाँ पे देन के साथ क्या करेंगे, आई। आप मी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर परीक्षा में देन के बाद हमेशा आई लगाना, चाहे ही लगाना, चाहे सी, चाहे इट, चाहे वो। लास्ट एक ऑप्शन और एक रूल बचा है, कहाँ डस्टरवा, बस एक और लास्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव केस वाला खत्म हो जाए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखिए एक और आता है, एज प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एज, ये क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये लिख रहा, ठीक है ना, एज लिखा रहेगा। देखो एग्जाम किताबों में दिया होगा, बोले थे एज लिखा होगा, एडजेक्टिव लिखा होगा और एक एज लिखा होगा। तो याद रखिएगा अगर ऐसे प्रश्न बनेगा, कन्फर्म लिखा रहेगा एज या कोई विशेषण या कोई फिर एज लिखा होगा, तो याद रखिएगा इसके बाद हमेशा किस केस का प्रयोग करना है, हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझो, जैसे बोलो क्या बोले थे, ही इज एज स्मार्ट एज आई या मी। अब एक ही समझ लो, ठीक है ना, ध्यान से इधर देख लीजिए, हमें देखना एज, एडजेक्टिव एज, ठीक है ना। यहाँ देखो एज आ गया कि नहीं आ गया। अब स्मार्ट मतलब क्या होता है, सुंदर, तो सुंदर किसी की विशेषता होगी कि नहीं हो गई, तो किसी की विशेषता हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और फिर इसके बाद एज आ गया कि नहीं आ गया, तो ये एक रूल बन गया कि नहीं बन गया। तो जब ऐसा आपको सिचुएशन दिखाई दे, स्थिति दिखाई दे, तो इसके बाद हमेशा कौन सा केस आना चाहिए, ये बताइए कि मी आएगा कि आई आएगा, मी यहाँ पे गलत माना जाएगा। और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यही सेम यही क्वेश्चन पूछेगा। अब देगा कि यहाँ पे इसमें से कौन सही है, मी सही करेंगे गलत करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मी को गलत करेंगे, आई को सही। हो सकता है ऐसे भी कर देगा, क्वेश्चन का तरीका लास्ट में बस, हो सकता है कि यहाँ पे मी कर दे और बोल दे, पूछेगा बोल दे कि इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करिए। इंप्रूवमेंट का मतलब इस सेंटेंस का विकास करिए, गलत हटाकर सही करिए। तो विकास आपको सब कुछ देखा सही है, मगर सर यहाँ तो एक रूल बन गया, एज, एडजेक्टिव एज, एक ही बात तो हमेशा आई आता है, बस यहीं पे आप क्या कर देंगे, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा वो पे आई लगा देना, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ आएंगे आप, ठीक है। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव के सलाह कल चलेगा, ठीक है ना। और अच्छे से घर पे पढ़िएगा, उस क्वेश्चन को जो दिए थे कल उसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।